नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। संस्कृत से संबंधित अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप संस्कृत डिपार्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, मैं आज आप लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए जो विद्यार्थी झारखंड बोर्ड से हैं उनकी परीक्षा 10 तारीख को निर्धारित है। तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो इसलिए मैं लेकर के आया हूँ संस्कृत में जो मॉडल सेट दिया है झारखंड बोर्ड के द्वारा, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान जो है जिसको जैक बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया है ज्यादातर प्रश्न इससे मिलता जुलता आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आज हम इसकी तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोगों के विद्यालय में संस्कृत के शिक्षक नहीं है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख करके आप संस्कृत की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा और 50 नंबर का हर एक विषय का होगा। तो संस्कृत भी कितने नंबर का? 50 नंबर का है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्नार्थम 1 अंको निर्धारित है। हर एक प्रश्न जो है वो आपका 1 नंबर का रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, आपको चुनना है। ठीक है, और कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है। आप सभी प्रश्न सही मारेंगे तो भी दिक्कत है, अगर गलत भी होता है तो आपका नंबर कटेगा नहीं, ऐसा लिखा है। आइए प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहला है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यानी नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको विकल्प देख करके और चुन करके लिखना है। संस्कृतम भारतस्य गौरवमयी भाषा अस्ति। संस्कृत जो है वो भारत की गौरवमयी भाषा है। इयं मानव मात्रस्य कल्याणं करोति। यह भाषा जो है वो मानव मात्र का कल्याण करती है। विश्व बंधुत्वं च प्रसारयति। यह भाषा जो है वो विश्व में बंधुता को बढ़ाती है, उसका प्रसार करती है। अस्यां साहित्यम विशालम वर्तते। आपको पता है कि संस्कृत भाषा का साहित्य जो है वो विशाल है। संस्कृतमाधीत्य जनाः गौरवम् अनुभवन्ति। जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं, वे लोग संस्कृत पढ़ने के बाद गौरव अनुभव करते हैं, गर्व करते हैं। संस्कृत दिवस रक्षाबंधन दिवसे मानितो भवति। जैसा कि आपको पता है हर विशेष दिवस को हर विशेष आयोजन को एक दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी तरह संस्कृत दिवस जो है आपका रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। संस्कृत भाषायाः अध्ययनेन सर्वे भारतस्य संस्कृति रक्षणीया। संस्कृत भाषा के अध्ययन से ही भारत की संस्कृति की रक्षा होगी, ऐसा इस गद्यांश में दिया हुआ था और हमको इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर बनाने हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, संस्कृत दिवस कदा मानितो भवति। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो संस्कृत दिवस आपका रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा रक्षाबंधन दिवस। संस्कृत साहित्यम कीदृशम वर्तते। संस्कृत साहित्य जो है कैसा माना जाता है? तो संस्कृत दिवस जो है संस्कृत साहित्य जो है वो मधुरम है। संस्कृत का साहित्य कैसा है? तो मधुरम है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिएगा, एक बार गद्यांश जरूर पढ़िएगा। संस्कृत साहित्य कैसा है ये सब जानते हैं, लेकिन गद्यांश में क्या दिया है ये जानना बहुत जरूरी है। तो संस्कृत साहित्यम विशालम वर्तते ऐसा दिया है। इस चलते आप जो सही आंसर है, आप OMR भरने से पहले सही आंसर को देख लेंगे। मधुरम नहीं होगा, क्या होगा? विशालम होगा। उसके बाद अस्माभि का रक्षणीय। हम लोगों को क्या रक्षा करना चाहिए? तो हम लोग को अपनी संस्कृति रक्षा करनी चाहिए। संस्कृतम अधीत्य जना किम अनुभवन्ति। संस्कृत जो पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या अनुभव करते हैं? तो संस्कृत पढ़ने वाले लोग गौरव अनुभव करते हैं। इयम इत्यस्मिन् पदे कः मूल सर्वनामः। इयम जो पद है इसका मूल सर्वनाम क्या होगा? तो इयम का मूल सर्वनाम होता है इदम। इदम मूल शब्द है। अब देखिए, एक पद्य हमने गद्यांश पूरा किया और दूसरा गद्यांश है। यह गद्यांश आपके पाठ से ही है, लेकिन पुनः मैं इसको बता देता हूँ। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंदः श्रेष्ठतमः। भारत के पुनर्जागरण में बहुत सारे व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें से स्वामी विवेकानंद क्या थे? श्रेष्ठ थे। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कलकत्ता नगरे अभवत्। ये कितना साल थी? ये 1863 है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863
ईस्वी को कलकत्ता नगर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बाल्यकाल में उनका नाम क्या था? तो बाल्यकाल में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। उसके बाद है सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बचपन से ही क्या थे? बहुत बुद्धिमान थे। 25 वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम् अभवत्। 25 वर्ष की अवस्था में, पंचविंशति आपको गिनती भी जानना चाहिए, 25 वर्ष की अवस्था में, वयसी मतलब आयु में, वो क्या किए? रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मेल हुआ। यानी वो जब 25 वर्ष के थे उस समय रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मुलाकात होता है। सह परमहंसम अपृच्छत् किम भवान ईश्वरम अपश्यत्। उन्होंने परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंसः अवदत् यथा अहम त्वाम पश्यामि तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि। जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ उसी तरह ईश्वर को देखता हूँ। ततः परमहंसः विवेकानंदम स्पृष्टवान। उसके बाद जो परमहंस हैं उन्होंने विवेकानंद को स्पर्श किया। तस्य स्पर्शेन विवेकानंदः अलौकिकम आनंदम प्राप्नोत्। उनके स्पर्श से ही जो विवेकानंद है वो उनको अलौकिक आनंद प्राप्त होता है और वह सह परमहंस से शिष्य अभवत्। वह परमहंस के शिष्य हो जाते हैं। ऐसा इस गद्यांश में दिया है। अब इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है वो ये है। सबसे पहला प्रश्न है कि विवेकानंद से बालकालस्य नाम किम। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ। विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत्। विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में। विवेकानंद से जन्म कदा अभवत्। तो विवेकानंद का जन्म कब हुआ था ऐसा पूछा है। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। लेकिन अब इस हिंदी गिनती लिखा हुआ है तो आप इसको देख लीजिए, ये 12 जनवरी लिखा हुआ है, ये 1863 लिखा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी 1863। विवेकानंद से केन सह मेलनम अभवत्। विवेकानंद का किन के साथ मेल हुआ था? अभी हमने पढ़ा गद्यांश में, विवेकानंद का जन्म रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ था। सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। इस वाक्य में अव्यय बताना है। अव्यय जो है वो आपको पता होना चाहिए। अव्यय शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्द फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें अव्यय शब्द है आपका एव। उसके बाद एक श्लोक है आपके पाठ्य पुस्तक से, क्या है? अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। यानी आलसी के पास विद्या कहाँ, और जिनके पास विद्या नहीं उनके पास धन कहाँ, और जिनके पास धन नहीं उनके पास मित्र कहाँ, और जिनके पास मित्र नहीं उनके पास सुख कहाँ। ऐसा एक श्लोक दिया है। प्रश्न है कि कस्य सुखम नास्ति। किनके पास सुख नहीं है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि जिनके पास मित्र नहीं है उनके पास सुख नहीं है, यानी अमित्रस्य सुखम नास्ति। कस्य विद्या नास्ति। किनके पास विद्या नहीं है? तो जो आलसी हैं उनके पास विद्या नहीं है। कस्य धनम नास्ति। किसका धन नहीं है? तो यहां हो जाएगा अविद्यस्य। क्या हो जाएगा? अविद्य। जिनके पास बुद्धि नहीं है उनके पास धन भी नहीं होता। मित्रस्य इत्यस्य पदस्य विपरीत पदम किम। मित्र का विपरीत पद बताना है। विपर्य पदम, विपरीत, उल्टा, विलोम। तो मित्रस्य का विलोम क्या हो जाएगा? अमित्रस्य। अधनस्य इतस्मिन् पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। पूछा है कि ये जो अधनस्य शब्द है इसमें कौन सी भक्ति प्रयोग है? तो अधनस्य यानी बिना धन का। तो का जहां लगता है वो षष्ठी भक्ति होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद आगे एक नाटक है और ये नाटक आप लोग पढ़े होंगे। मैं पुनः एक बार आपको बता देता हूं। पन्ना हे प्रभु चिंतां प्रकटति कोऽपि उपाय न दृश्यते मम पुत्रः स्मृत्याः विवाहं कथं दृश्यति। पन्ना कहती है कि हे भगवान कोई उपाय नहीं दिखता है जिससे मेरा पुत्री का विवाह कैसे होगा। राम वृक्ष चिंता मा कुरु मम संज्ञाने एकः सुयोग्य वरः अस्ति सः झारखंड सर्वकारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरतः अस्ति तस्य नाम आदर्शः अस्ति। यानी जो राम वृक्ष हैं वो बताते हैं कि चिंता मत कीजिए, मेरे संज्ञान में मैं एक ऐसे वर को जानता हूं जो झारखंड सरकार के अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो के पद पर कार्यरत है और उनका नाम क्या है? उसका नाम आदर्श है। फिर पन्ना बोलती है साश्चर्येन किम सह मम पुत्र्या सह विवाहं करिष्यति। क्या वो मेरे
बेटी के साथ विवाह करेगा। राम वृक्ष कहता है आम अहम जानामि सह व्यवहार कुशलः आधुनिक विचार युक्तः च अस्ति। हाँ, मैं उसे जानता हूँ और वो क्या है, आधुनिक विचार वाला है और व्यवहार कुशल है। यथा नाम तथा कर्म, जैसा उसका नाम है यानी आदर्श नाम है उसका, तो वैसा काम भी है उसका। उभो लोहरदगा जिला अंतर्गत मराठी ग्रामे आदर्श से पितु धनेश्वर से पार्श्वे गच्छता। दोनों जो है यानी राम वृक्ष और पन्ना दोनों लोहरदगा जिला के अंतर्गत मराठी गांव है, वहां वो आदर्श के पिता धनेश्वर के पास जाते हैं। राम वृक्ष नमस्कार महोदय। राम वृक्ष धनेश्वर को नमस्कार करते हैं, धनेश्वर प्रति उत्तर करते हैं नमस्कार। अंतः आगच्छता, अंदर आइए, स्वागत है आपका। राम वृक्ष कहते हैं इयं मम भगिनी एषां मध्य विद्यालय आदेश पाल पदे सेवारतः अस्ति। राम वृक्ष जो है वो पन्ना का परिचय करा रहे हैं कि यह मेरी भगिनी है। भगिनी का अर्थ होता है बहन। यह क्या है, मध्य विद्यालय में आदेश पाल के पद पर कार्यरत है। अस्या पुत्री स्मृति गत वर्षे प्रथम श्रेण्याः स्नातको उत्तीर्णः जातः। इसकी जो पुत्री है यानी पन्ना की जो बेटी है उसका नाम क्या है, स्मृति। पन्ना की बेटी का नाम क्या है, स्मृति। नाम आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है नीचे गद्यांश के प्रश्नों में आए। तो स्मृति जो है वो पिछले वर्ष प्रथम श्रेणी से स्नातक उत्तर हुई है, स्नातक पार हुई है। अहम इच्छामि यत् भवतः पुत्रेण आदर्शेन सह तस्या विवाह भवेत्। ऐसा इच्छा है, राम वृक्ष कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि आपके पुत्र आदर्श के साथ इसकी पुत्री का विवाह हो। ऐसा नाट्यांश आपको दिया हो। अब इस नाट्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। स्मृत्या मातु नाम किम, स्मृति की मां का नाम क्या है? तो स्मृति की मां का नाम पन्ना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पद कहाँ आसीत? प्रखंड विकास पदाधिकारी पद पर कौन है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पद पर आदर्श है। पन्ना पुत्र सेवारत आसीत। पन्ना कहाँ सेवारत थी? तो पन्ना जो है मध्य विद्यालय में सेवारत थी। धनेश्वर पुत्र निवसति, धनेश्वर कहाँ रहते हैं? तो धनेश्वर जो है वो मराठी गांव में रहते हैं। ऐसा सब आपके नाट्यांश में दिया हुआ था। मध्य विद्यालय इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। अब यहाँ व्याकरण से संबंधित प्रश्न। मध्य विद्यालय जो है इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो मध्य विद्यालय जो है इसमें सप्तमी विभक्ति हो। शब्दरूप धातुरूप आप अगर याद किए होंगे तो आप जानते होंगे कि मध्य विद्यालय जो है वो सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत है। अगर नहीं जानते तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए कि मध्य विद्यालय जो है उस सप्तमी विभक्ति है। प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरं चित्वा लिखत। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका सही उत्तर आपको चुन करके लिखना है। शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति तुल्यम तपः नास्ति। आप पहला श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक जो आप पढ़ते हैं शेमुसी भाग 3, उस पुस्तक का पहला पाठ का पहला श्लोक यही है, शांति तुल्यम तपः नास्ति, है ना? तो उत्तर हो जाएगा शांति तुल्यम तपः नास्ति। कः सर्वदा गतिशीला अस्ति? तो नदी, नदी हमेशा गतिशील है। नरः किम हित्वा प्रियो भवति? तो नरः मानं हित्वा प्रियो भवति। ऐसा श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में है। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप इस मॉडल सेट को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप अपने जो परीक्षा है और वार्षिक परीक्षा उसमें आप 40 नंबर पक्का पक्की ले आएंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। हस्ते कति अंगुल्याः सन्ति, हाथ में कितने उंगली हैं? तो आप सबको पता है कि हाथ में कितने उंगली हैं। हाथ में हस्ते पंच अंगुल्याः सन्ति। अनुद्वेग कर्म रिक्त स्थान सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। ऐसा एक श्लोक है। अब इस श्लोक में आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा एक श्लोक आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। अगला, पानी शब्द का पानी पदस्य पर्यायपदं किम? पानी शब्द का पर्याय पद बताना है। तो पर्याय मतलब आप समझते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची क्या होगा? पानी का हो जाएगा हस्ता। हम लोग बोलते हैं बिना पानी की जय, तो पानी मतलब हाथ होता है। प्राचीन काले कासाम स्थिति उत्तमा आसीत्। प्राचीन समय में किसकी स्थिति उत्तम थी? तो आप नारी नाम स्थिति उत्तमा आसीत्, नारियों की स्थिति अच्छी थी। ऐसा हम लोग पाठ में पढ़ चुके हैं। रेखांकित पदेषु प्रश्न निर्माण होता है। अब जो जो शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द बताने हैं।
दोलन क्रमे ते पुष्पाणि वर्षन्ति, दोलन के क्रम में वे पुष्प बरसाते हैं। तो पुष्प के स्थान पर क्या होगा, वे क्या बरसाते हैं, तो क्या का क्या होगा, तो क्या का तो किम होता है, लेकिन यह पुष्पाणि बहुवचन है इसलिए यहां हो जाएगा कानि। सावरकर से जीवन चरितम पठनीयम, सावरकर का जीवन चरित पढ़ना चाहिए। किसका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा कस्य। वट रूपधारी शिव अस्ति, वट रूपधारी कौन है, शिव है, तो कौन का क्या होता है, कह। इसके बाद कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, आसान प्रश्न है, घबराना नहीं है, बस ध्यान से आपको देखते जाना है। पुस्तक जोड़ आलय संधि भूति, पुस्तक जोड़ आलय क्या होगा, तो पुस्तक जोड़ आलय जो है वो पुस्तकालय हो जाएगा। हम ये ध्यान देंगे कि जो ऑप्शन है वो लगभग मिलता जुलता होगा हमारा, तो ऑप्शन को ध्यान से देख करके उसके बाद हम ओएमआर शीट भरेंगे। सत्येंद्र इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम भवति, सत्येंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्येंद्र का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ इंद्र। देखिए सत्य जोड़ इंद्र यहाँ भी है, सत्य जोड़ इंद्र यहाँ भी है, लेकिन ध्यान देंगे यह गुण संधि है, इस कारण से यह सत्य जोड़ इंद्र हो जाएगा। और यदि जोड़ अपि संधि भूति, तो आप सभी जानते हैं यदि जोड़ अपि क्या होता है, यद्यपि होता है। ध्यान देंगे यह भी यद्यपि है, यह भी यद्यपि है, यहाँ ह्रस्व ई है, यहाँ ह्रस्व दीर्घ ई है, तो हमें ह्रस्व ई के साथ लगाना है। आगे है गंतुम प्रकृति प्रत्यय पृथक पृथक कुलकर। गंतुम में कौन सा प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, इसको बताना है। प्रकृति समझते हैं आप लोग, प्रकृति का अर्थ होता है मूल शब्द। गंतुम किससे बना है, तो गंतुम का अर्थ होता है जाना चाहिए, तो जाना शब्द हम लोग जानते हैं किससे बना है, जाना शब्द बना है गम से, लेकिन गम तो यहाँ चारों में, तो प्रकृति तो जान गए, लेकिन प्रत्यय कौन सा है, तो चाहिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगता है, इसलिए हम कहेंगे कि गम जोड़ तुमुन होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर गम जोड़ तुमुन यहाँ भी है, गम जोड़ तुमुन यहाँ भी है, गम जोड़ तुमुन यहाँ भी है, तब क्या होगा, गम जो भी धातु होता है वो धातु के अंत में हलंत लगता है, यहाँ हलंत नहीं है इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। यहाँ गम के साथ हलंत है और तुमुन में भी क्या है, न में हलंत है, इसलिए यह उत्तर सही होगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि तुमुन में हलंत नहीं है। अब यहाँ देखिए प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप रूप भवति, अब इसका क्या होगा, कौन मिल करके क्या बनेगा, तो ये तीनों मिल करके बनेगा प्रणम्य, लेकिन प्रणम्य तो यहाँ चारों में, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ प्रणम्य दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ प्रणम्य दूसरा है, यहाँ प्रणमय है और यहाँ प्रणमय है, तो आपको क्या करना है, प्रणम्य में टिक मारना है। जल प्रदूषण न करणीयम, जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए, इस वाक्य में अव्यय है, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, इस वाक्य में अव्यय जल नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, ना हो जाएगा। आगे व्याघ्र तत्र आगतवान रिक्त स्थान उचित विकल्पम चिन्होत। अब यहाँ व्याघ्र दिया हुआ है, आपको संख्या बताना है, तो यहाँ हो जाएगा एकः, एकः एका एकम, ऐसा एक का शब्दरूप चलता है, तो ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसकलिंग के लिए यहाँ व्याघ्र है, इसलिए यहाँ एकः हो जाएगा। गृहे रिक्त स्थान फलानि सन्ति, अब यहाँ बताना है कि घर में और फल हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रीणि त्रीणि तृण और त्रयः, तो गृहे त्रीणि फलानि सन्ति, घर में 3 फल हैं। अनुगच्छति पदे उपसर्ग पृथक कुरुत, अनुगच्छति शब्द में उपसर्ग हटाना है, उपसर्ग आपको पता है शब्द के पहले लगता है, तो शब्द के पहले देख लीजिए कहाँ अनु लिखा हुआ है, यहाँ अनु लिखा हुआ है, बोलेंगे सर यहाँ भी अनु है, तो यहाँ अनु दीर्घ है बाबू, यहाँ अनु ह्रस्व है, तो ह्रस्व हो जाएगा। प्रवहति उपसर्ग योजक, उपसर्ग वहती धातु के साथ आपको बताना है कि क्या होगा, तो हो जाएगा प्रवहति। प्रवहति कहाँ है, यहाँ है, यहाँ प्रवहति है, यहाँ प्रवहति है, लेकिन यहाँ दीर्घी है, इस कारण से इसको भी नहीं करें। भीम पद चुनना है, तो ये तो आप लोग जानते हैं, पत्रम फलम पुष्पम मित्रम, अलग कौन सा है, अलग मित्रम, मित्रम को लगा देंगे। गंगा इत्यस्य पर्यायपदम की, गंगा का पर्यायवाची बताना है, तो गंगा पर्यायवाची होता है भागीरथी। माता इत्यस्य पद विलोम पदम की, माता का विलोम पद बताना है, तो माता के विलोम होता है पिता। मम जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, मेरा जल प्रदूषित करते हैं, इसमें क्रियापद बताना है, तो क्रियापद क्या है, तो क्रिया क्या होता है, काम, तो करने की क्रिया हो रही है, कुर्वन्ति हो जाएगी। अब
ज्यादा नहीं है, आखिरी के 5 प्रश्न हैं जिसको कर लेना है हमको। युष्मत शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन बताना है। तो युष्मत शब्द रूप आप जानते होंगे, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, ऐसा रूप चलता है। तो युष्मत का प्रथम विभक्ति एक वचन हो जाएगा त्वम। प्रथम विभक्ति का द्विवचन होता है युवाम, और प्रथम विभक्ति का बहुवचन अगर पूछ दे तो होता है यूयम। अपने को याद रखना है। लता शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपम किम भवति। लता शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन बताना है। तो लता लते लता, लता लते लता, ऐसा रूप चलता है। तो ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, क्या हो जाएगा? लताम। क्या हो जाएगा? लताम हो जाएगा। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन रूपम भवति। राजन शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होता है? तो राजन शब्द का मूल शब्द तो राजन है, लेकिन प्रथम विभक्ति में होता है राजा। पठति इत्यस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति। पठति में कौन सा लकार है? तो आप जानते हैं कि संस्कृत में 5 लकार होता है, और पठति पढ़ता पठंती हम लोग सबसे पहले याद करते हैं। इस चलते पठति में लट लकार हो गए। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन बताना है। तो सबसे पहले आप लट लकार का धातु रूप याद कर लीजिए। तो लट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो गम में होता है लट लकार का एक वचन में आता है गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः, गच्छत। तो मध्यम पुरुष बहुवचन बताना है। तो यहां हो जाएगा गच्छथ। क्या हो जाएगा? गच्छथ। और अंतिम प्रश्न, क्रीड धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो आक्रीडन, आक्रीडत, आक्रीडताम, आक्रीडन, एकदम लाइन से लिखा है साथियों। ये तीनों का तीनों लंग लकार का है, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन ये है, प्रथम पुरुष द्विवचन ये है, और प्रथम पुरुष बहुवचन ये है। अपने को प्रश्न क्या पूछा है? क्रीड धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसलिए हम इसे टिक मार देंगे। थोड़ा सा प्रश्न उत्तर इत्यादि आपका आसान है, लेकिन ग्रामर से संबंधित जो प्रश्न, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कठिन है। तो आप एक नजर शब्द रूप धातु रूप को देख लेंगे। इस पूरे सेट को आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षा अच्छी होगी, परीक्षा अच्छे से जाए, इसकी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।